हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय मंच पर है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हैं ही, पूरे मध्य प्रदेश के लिए उनका परिवार गौरव का विषय रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनकी भी दिलचस्पी है, वो कोई भी शख्स वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम नहीं भूल सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत के 75 साल के इतिहास में अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक नाम जब पूछा जाता है कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, तो 3 नाम उभर कर आते हैं: पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता से मध्य प्रदेश की सियासत को बेहद प्रभावित किया। लेकिन इसमें सबसे छोटा कार्यकाल वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का रहा, पर इसके बावजूद भी अगर वह अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए ख्यात हैं तो ये निश्चित रूप से नीमच वासियों के लिए, नीमच जिले के लिए गौरव का विषय है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के लिए। और उनके पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जावत की जनता पिछले 20 साल से उनको चुनती आ रही है। समझना हमें उनसे आज यह है कि बतौर विधायक, बतौर भाजपा नेता और बतौर सरकार में मंत्री, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किस तरीके से किया। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना यही है, भाजपा ने आपके पिताजी को बहुत कुछ दिया था, आपके पिताजी ने भाजपा को बहुत कुछ दिया था, पर इसके बावजूद भी उनके संबंध खट्टे मीठे रहे। अब आप भाजपा में हैं, संबंध कितने मीठे और कितने खट्टे? संबंध हमेशा मीठे होते हैं, संबंध कभी भी खट्टे नहीं होते हैं। विषयांतर जीवन का एक विषय होता है, हमें गंभीरता से विषयांतर समझना चाहिए। और हमारा कहीं पे भी मेरा राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं थी जी। परिस्थिति, गंभीरता और हमारे सर्वमान्य देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और वो जब नीमच पधारे, उनके अति आग्रह से मना करने के, मैंने 3 बार मना किया, फिर भी उनका इतना दबाव था कि मैं राजनीति में आया। आने के बाद एक विषय शुरू हुआ, कुछ नई परिस्थिति, नई परंपरा को समझा, नया कार्यक्षेत्र को समझा, और जितने चैलेंज आते गए उतना मुझे पक्का नेता बनाते गए जी। अगर चैलेंज नहीं होते तो शायद मैं जिस व्यवस्था में पहले एज इंडस्ट्रियलिस्ट जी रहा था जी, मैं शायद इस सेक्टर में ना जी। मैं आज बस चर्चा में आपके हर सवाल जवाब पे अपन गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो सकलेचा साहब, आपने बड़े आसानी से बताया कि चुनौतियां हैं, चुनौतियों से जूझा इसलिए बना हुआ। अब इतना बता दें कि चुनौतियां किससे मिली, भाजपाइयों से मिली या कांग्रेसियों से मिली? देखो, कोई भी चुनौती जी कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं होती है जी। आपकी विचार और जनता की जरूरत जी, इन दोनों का समन्वय करते समय जो भी रुकावट में आता है उसकी चर्चा होती है जी। आज नीमच का चैलेंज जी या मध्य प्रदेश का चैलेंज 2003 में ये था कि पानी कैसे किसान तक पहुंचे जी बिजली कैसे 24 घंटे मिले जी बच्चा कैसे शिक्षित हो, गृहिणी कैसे घर में रात को आराम से रह सके, सड़कें कैसे सुधरे। और जो मध्य प्रदेश किसी जमाने में पिछड़ा राज्य कहलाता था, वो आज सबसे फास्ट डेवलपिंग राज्य कैसे बने जी। ये चैलेंजेस के बीच की जो यात्रा है, इन यात्राओं में अलग अलग पड़ाव आते हैं जी। पड़ाव को हर आदमी अपने स्तर से अपने तरीके से सोचता और समझता है। कभी भी बिना गंभीरता के कोई विषय का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जुडिशरी जी और चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना।
मेरा सवाल था भाई, आप चुनौतियों के कारण से राजनीति में बने हुए हैं। मैंने आपसे जानना चाहा भाई चुनौतियां किससे मिली। भाई हमने आपके पिताजी के संदर्भ में देखा था, उन्हें पार्टी के अंदर से बढ़िया चुनौतियां मिली। ओम प्रकाश सकलेचा जी भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, पार्टी में ही निपट रहे हैं या कांग्रेसियों से भी नहीं निपट रहे हैं? मैं किसी से नहीं निपट रहा हूं, मैं अपने आप से चल रहा हूं और जनता के साथ चल रहा हूं और विकास के लिए चल रहा हूं। माननीय सकलेचा साहब, आप ये बताओ कि आप विकास की ओर देख रहे हैं, आप लगातार काम की ओर देख रहे हैं, पर हम आपके आंकड़े देख रहे हैं। वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी विधायकी का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके वोटों का प्रतिशत घटता जा रहा है। जब काम बेहतर हो रहा है तो वोट क्यों घट रहा है? बिल्कुल 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 आपके आंकड़े गलत थे जी, बिल्कुल गलत थे। तथ्यों को समझिए। आप बताइए ना। तथ्य बता रहे हैं, जब जावद विधानसभा 2003 में थी जी, तो उसमें 46 पोलिंग नीमच की सराउंड की मेरी विधानसभा का सेक्टर था। ठीक है, उससे 10,000 प्लस वोटों की अतिरिक्त लीड मिलती थी। ठीक, उसको अगर आप डाइल्यूट कर दें, वो जोन जब रीऑर्गेनाइज हुआ विधानसभा का, तो उसमें वो चला गया नीमच विधानसभा में, तो वो लीड चली गई नीमच में जी, तो वो अंतर एक आया जी। जब हम उस अंतर को अलग कर लेते हैं तो फिर गैप बढ़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप तो बड़े नेता हैं सकलेचा साहब, आप कोई एक जावद विधानसभा के नेता थोड़ी हैं, आप तो प्रदेश के नेता हैं। अगर आप प्रदेश के नेता हैं तो इस तर्क के साथ रहेंगे, वो क्या है, मेरी विधानसभा सीट का कुछ वोटर इलाका पोलिंग बूथ इधर चला गया। अरे भाई, आपसे तो उम्मीद थी कि आपके कारण से बाकी इलाकों में भी भाजपा को बढ़त आएगी। बढ़त मिल रही है ना, मिल रही है ना जी, मिल रही है, बढ़त मिल रही है ना। तो आपकी बढ़त कहाँ है? नहीं, हमारी बढ़त जो हमारा वोट परसेंटेज जिधर था जी, उधर बढ़ रहा है जी। आप टोटल वोट का अगर 33-35% हिस्सा नंबर कम हुआ तो प्रोपोर्शनेट नंबर तो प्रोपोर्शनेट ही होगा ना जी। यू कैन नॉट से कि भैया एग्जैक्टली वही नंबर रहेगा। अपन वो बात तो मतलब हम ये समझें कि जो माननीय परिवार साहब बैठे हुए हैं ये क्या? तो इनका आंकड़ा तो बड़ा आकर्षक लगता है, बड़े लंबे अंतर से जीतते हैं। कौन? माननीय विधायक जी। हाँ, जीतते ना। तो आपकी ही देन है, इसलिए नहीं, मैं अरे उनकी मेहनत के बिना उनको कैसे मिलेगा भाई जी। उन्हें एक बार शुरुआत में हमने दिया जी, लेकिन बाद में तो उन्हें मेंटेन करना पड़ा ना। तो फिर मेरा यही तो सवाल है, तो आपको अब तो नई विधानसभा में 2008 में परिसीमन हो गया, तो 2008 के अंतर को मान भी लें हाँ। तो 2013 2018 में बढ़े। ओम प्रकाश सकलेचा जी का अंतर क्यों नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना जी, बढ़ रहा जी। बढ़ रहा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सकलेचा साहब, आप ये बताएं कि नीमच वो क्षेत्र है जहां से वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, माननीय सुंदरलाल पटवा जी भी यहां के थे, मुख्यमंत्री रहे। आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पिछड़े राज्य से विकसित राज्य में तब्दील करने में हम जा रहे हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं। और वो ये जो सोने का मध्य प्रदेश है उसमें नीमच कहां खड़ा है? तांबे के तौर पे, पीतल के तौर पे, गिलट के तौर पे कहां पर है? जावद और नीमच मिला के कम से कम 5,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया है जी, जो तथ्यों पे है जी। 100 इंडस्ट्री खुलना, और उसके पहले अगर मैं जावद की भी बात और टोटल लेता हूं जी, तो सीसीआई और विक्रम स्वर्गीय सकलेचा जी ने शुरू किया जी। उसके बाद नीमच में कोई इंडस्ट्री नहीं आई जी। दोनों के लाइसेंस 77 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बैठकर अलाट हुए और उसमें 2 विषय थे, अनजाने में बात ना करें। पहला था कि विक्रम सीमेंट बिरला आना चाह रहे थे जी, जॉर्ज फर्नांडिस कम्युनिस्ट नेता थे जी। उनने कहा कि हम किसी बिजनेस हाउस के बजाय इनको देंगे सोशलिस्ट लीडरशिप पे, तो दोनों यूनिट एक साथ स्वीकृत हुए जी। दोनों के लाइसेंस 78 में डिस्ट्रीब्यूट हुए, 78 में उनके माइनिंग लीज हुई जी। उसके बाद चले। इसके बाद जो बड़ा इंडस्ट्री आई
एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट 2012 में जावद में के डीकेन में भगवानपुरा से शुरू हुआ। और आज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो फंड आया, इस फंड से इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ मिली। एक बात बताएं मंत्री जी, आपने इतना सब कुछ काम किया, पर अभी इस तरफ में कांग्रेस ने बड़ा ध्यान दिया। माननीय दिग्विजय सिंह ने नीमच जिले की कमान संभाली है। कितना डर लग रहा है आपको? कोई डर नहीं है। काहेगा डर? काहेगा डर? जी, इतने खेल खेल चुके हैं और खेलेंगे? कौन सा खेल? ऐसे 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 हमने तो पहले दिन से उनको देखा हुआ है। नहीं, अगर आप डरे हुए नहीं हैं, आप कह रहे हैं हमने तो ऐसे खेल खेले हैं, हाँ? तो आपने तो भोपाल में दिल्ली के नेताओं का हुजूम लगा रखा है। साफ दिख रही है बेचैनी आपकी पार्टी की। इतने नेता, इतने नेता, इतने नेता। देखिए, नेता है, संगठन बड़ा है जी, तो चुनाव को चुनाव के दृष्टि से सबका सहयोग लेते हुए लड़ा जाता है। जी, हमारे पास नेता है तो हमारे नेता काम करेंगे, वो हर जगह काम करेंगे। उसमें 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 सामने वालों को क्या तकलीफ है? नहीं, उसमें सामने वालों को तकलीफ नहीं। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके प्रदेश के नेतृत्व पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इतना अविश्वास क्यों हो गया है? भाई, आपके पास में शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इतने, और अभी तो इनके दिए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पास है। इसके बावजूद भी अमित शाह जी, गृह मंत्री, सब कुछ छोड़ के मध्य प्रदेश में रातें बिता रहे हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी, वो आप गली गली घुमवाने के हालात बना रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय छोड़ आपकी गाड़ी कैसे पटरी पे रहे, इसकी चिंता कर रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है भाई? कोई बेचैनी नहीं है। हर जगह जहां पे भी चुनाव जिस राज्य में होते हैं, हमारी पूरी पार्टी की सब शक्ति वहां लगती है और शक्ति लगाना चाहिए। चुनाव को चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ना चाहिए। कभी भी चुनाव को कैजुअल नहीं लिया जाता है। आज वो वापस उनके पिताजी और दादाजी और दादी जी, तीनों खानदानी, उनकी दादी को भी स्वर्गीय सकलेचा जी लेके आए थे पार्टी में जी, और उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। वैसे एक बार बताए सकलेजा जी, कितने कितने कमाल के लोग हैं ना। कांग्रेस भी बोल सकती है कि हमारे थे। कहां से थे? भाई, राजमाता सिंधिया ने अपनी राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू की। नो 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 नो। कैसे नो? आप अपने आप को अपडेट करिए। अरे अपडेट करिए, अपडेट करिए, अपडेट करिए जी। वो अलग एक पार्टी थी, धार्मिक पार्टी, राजाओं की अलग पार्टी थी, ना कि कांग्रेस की सदस्य थी। अरे करंट की बातें नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही डीबी मिश्रा जी की सरकार के साथ समर्थन करती थी। सॉरी, अपडेट करिए जी, अपडेट करिए। आपने बताया कि हम बड़ी संजीदगी से लड़ते हैं, चुनाव को कैजुअल नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा रोशनी दिए, 2018 में क्या हो गया था भाई? कैजुअल ले लिए थे क्या? नहीं, ऐसा है, अंतर सिर्फ 3 सीट का था। 109, 114, सिर्फ 109, 114, 4 सीट, 5 सीट का नहीं। जी। 5 मतलब अंतर कितने का हुआ? 3 का ही हुआ ना अंतर। सकलेजा साहब, 5 को रुके सकलेजा साहब, नहीं 5 को 2000, अगर 3 उधर के इधर होते तो नंबर 2013 में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 167 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बनाने में तो बड़े मददगार रहे, पर 2023 के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन रहे हैं भाई? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हल्ला हुल्ला करने वाले करते रहेंगे जी। सरकार अपने तरीके से काम करेगी और वापिस सरकार बनेगी। आप अपने मित्र ठोक बजा के बनेगी सरकार। ओम प्रकाश जी, जब आप सतना में हमें मिले थे आज से 25 साल पहले, बड़े संवेदनशील व्यक्ति हुआ करते थे आप। जी। ये आपके पुराने मित्र हैं दीपक जोशी, उनको लेके कोई दर्द, कोई दुख, कोई टीस आपके मन में नहीं आती? क्या हो गया मेरे मित्र के साथ? देखिए, हर व्यक्ति की अपने कारण होंगे जी। उनके। अगर
व्यक्तिगत किसी से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी तो वो एक विषय है जी लेकिन उनका बेटा आज भी हमारे युवा मोर्चे का सक्रिय और पदाधिकारी है और फुल फ्लैश काम कर रहा है जी। अब उनके किसी कोई विषय है तो वो विषय जहां उचित प्लेटफॉर्म होगा हर चीज की व्याख्या और उसकी चर्चा जी कॉमन में नहीं हो पाती। इस उम्मीद के साथ करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, समय आने पर मौका मिलेगा। पर ये क्या कर दिया आपने उनके साथ? कल के आए हुए लोगों के लिए कालीन बिछा दी है, उनसे अभी भी दरी बिछवा रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है आपको? ऐसा वर्जन आपका हो सकता है। जब सरकारें बनती है देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट। जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से नए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। उन अपॉर्चुनिटीज में हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है और तेजी से हो भी रहा है। ओ, तो ये जो अभी आपकी योजना आई है, सीखो और कमाओ जी, वो इसीलिए आई है क्या कि भाई कार्यकर्ता अब इससे काम चलाएं? क्योंकि आपने बाकी टिकट विकेट तो आई एम सॉरी कटाक्ष एक सीमा तक अच्छा माना जाता है। सकलेजा साहब, सीखो और कमाओ। एक सेकंड, आपने बोला उत्तर पूरा सुनिए जी। पूरा उत्तर सुनिए। सीखो और कमाओ योजना एक नए नौजवान आदमी के लिए, जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता था उससे एक्सपीरियंस का पूछा जाता था और एक्सपीरियंस वो कहां से लाता ये उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। उस एक्सपीरियंस के सॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री के साथ एक टाई अप किया गया कि 75% तनख्वाह जी सीखो जी जी आप अपनी बात सीखो और कमाओ योजना में सरकार देगी और 25% वो एंटरप्रेन्योर जिसके यहाँ वो सीख रहा है, जो भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आई है। और उसका कभी भी सबके नई पीढ़ी आती है, सबको अनुभव और लर्निंग कास्ट देनी पड़ती है, चाहे व्यापारी का बेटा हो, चाहे वो कर्मचारी का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, सबको लर्निंग कास्ट लगती है। ये लर्निंग कास्ट का सहयोग देकर उसे उसके लाइफ की डायरेक्शन तय करने का रहता है। पर आपको नहीं लगता सकलेजा साहब कि ये जो योजना है इसे लागू करने में थोड़ा देर कर दी आप? क्या ये योजना थोड़ा और पहले नहीं लागू कर सकते? देखिए, हर योजना के बारे में कहा जा सकता है जी। अगर मैं ये बात करूं कि मध्य प्रदेश के जीवन रेखा पानी है जी, नर्मदा का पानी है जी, नर्मदा का पानी का बंटवारा कब हुआ था? नर्मदा के पानी का केस कब ठोका गया था? 67 में जब स्वर्गीय सकलेचा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री थे, तब नर्मदा के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का केस लगाया। 78 में जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको सेटल करवाया। 78 की बनी हुई योजना 2003 तक 10% भी उस पर काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय उन बीच की सरकारों ने किया और मध्य प्रदेश की सरकार को मैंने पूरे उसमें ठोक बजा के कहा कि ये ऐसे अन्याय अत्याचारी लोगों के साथ उनका जवाब पूछना चाहिए कि पूरा नर्मदा का पानी का समय पे उपयोग ना करके उन सरकारों ने अपने अय्याशी में क्यों उड़ाया। हम वो चीज में नहीं इन्वॉल्व होंगे। जी, फिर बाद में निर्णय क्यों बदल लिया? नहीं, निर्णय नहीं बदला गया, वो समय जी, कोई आने को नहीं रोका जाएगा। 2023 के लिए 2018 की संदर्भ में अनुभव लिए वो ओम प्रकाश सकलेचा जी क्या संभावना देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं किस आधार पर देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े बहुमत के साथ जी भाजपा की सरकार बनेगी। जी, बहुत अच्छे तरीके से जनता ने ये समझ लिया 15 महीने में क्या स्थितियां हुई जी, और उन स्थितियों से जनता कितनी त्रासदी में हुआ, कितनी तकलीफ हुई कि अगले चुनाव में बाय रूट साफ कर दिया जनता ने। इस बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार जीतेगी। मेरा एक सवाल बचता है आखिरी, अगर आपकी सरकार इतना ही बेहतर काम कर रही थी
तो नगरीय निकाय में आपको शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? कहाँ? नगरीय निकाय में आप मेरे ग्वालियर 50 साल बाद हार गए, जबलपुर आप हार गए, रीवा आप हार गए, इसके बाद आप कह रहे हैं कि कहां हार गए? तो देखिए, ये क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? ये आपके देखिए, गढ़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। जोनल प्रॉब्लम्स जोनल तरीके से देखी जाती, संयुक्त प्रॉब्लम इन टोटलिटी अगर मैं देखूं जी तो 2 या 3 अगर चली गई पंचायतें, लेकिन अगर मैं देखूं इस संभाग की तो 7 नगर पंचायत आई। जी मैं इस संभाग की दूसरी चीजें देखूं जी तो हमारे तो सब हमने जीते एक तरफा। जी सकलेजा साहब, अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर हम जनता के सवाल लेंगे। बार बार लाडली बहना योजना की बात कही जा रही है। जब सब काम इतना अच्छा चल रहा था तो आपकी पार्टी अचानक लाडली बहना से ही सारी उम्मीद क्यों कर रही है? थोड़ा इस बार ऑलरेडी दीजिए ना। बहुत सामान्य सी बात है। जी लाडली लक्ष्मी का से पूरे भारत में एक अनुभव शुरू किया। जी लाडली लक्ष्मी की अनुभव के आकलन से उससे परिवार में और सेक्स रेशो में जो अंतर कम हुआ, जी वो बहुत बड़ा समाज की जरूरत का खत्म हुआ। उस खत्म को परमानेंट चिरस्थायी करने के लिए लाडली बहना का आया। महिलाओं को शक्ति माना गया, जी शक्ति के साथ उनका सामर्थ्य माना गया। जी उस सामर्थ्य को आज वापिस रिवाइव करा, क्योंकि जो गुलामी के दौरान और बीच के काल में जिस पॉपुलेशन को लाइबिलिटी बताते हुए सरकारों ने उनको ट्रेन करने की, उनमें क्षमताएं न होने के कारण उस समय मात्र 2 करोड़ युवाओं को अगर नेहरू रोजगार या ट्रेन कर देता तो देश इतना नहीं बिगड़ता जितना आज बिगड़ा। कि जिस तेजी से भारतीय जी वहां बढ़ रहे, हमने तो बड़े उससे आप पे राज किया और आप हेड काउंट से अपनी क्षमताओं से हमारे ऊपर राज करेंगे, और वो दिन आज हम देख रहे हैं। और वो एक नहीं, हम ऐसे 20 देशों में भारत का व्यक्ति वहां के सर्वोच्च पदों पे बैठने वाला है, उसको समझना पड़ेगा। और अगर ये लोग भारत के सर्वोच्च पदों पे सभी देशों में बैठने में इनको तकलीफ है तो इनको हंगामा करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो अगर देश के नौजवानों की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते, जो अगर यूके में आज भारत का प्रधानमंत्री बैठा है उसको उनको शर्म आ रही है, तो मुझे कोई बात करने की इच्छा नहीं है। कि 2 लाख लोगों को नौकरी दी, मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर इनके विभाग से 2 लाख लोगों को अगर नौकरी दी तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने को तैयार हूं। उनको लगा कि भाई 2 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, बता दो तो मैं संन्यास ले लूं। कुछ कहना है आपको इसमें? की तैयारी करवाओ जी, इनसे लिखवा लो, क्योंकि ये तो एक दिन में बदल जाएंगे। जी मैं डाटा दे देता हूं। अगर इन्होंने 2 लाख लोगों को स्थायी नौकरी दी है, विक्रम सीमेंट जो इनके क्षेत्र में आता है, इनके पिताजी के समय लगा था, वहां लोगों को नौकरी पे टेम्परेरी नहीं रखते, कच्चे में, जिसको बोलते हैं ठेकेदार। क्या 2 लाख लोगों को नौकरी कहां दी, ये बताएं जनता को। नहीं तो ये वो बच्चे, बेटा मनीष जी, वो बेटी के पास जाइए आप। हाँ बेटी, 2020 से बीएससी आराम से बेटा, माइक आगे लो। हाँ आराम से, अपना नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी पाटीदार है, मैं मनासा क्षेत्र से और बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। 2020 से बीएससी नर्सिंग की एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं ले रही थी। वो एग्जाम क्यों नहीं ले रही? अगर एग्जाम नहीं ले रही तो हम लोग आप लोगों को वोट क्यों दे? और यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप बच्चों के भविष्य के संदर्भ में इतने दावे कर रहे थे, पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई की वाट लग गई है। अगर सीधे शब्दों में कहें, 3 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहे, हाई कोर्ट लगातार प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहा है। आप एक जागरूक राजनेता है, आपकी जानकारी में यह विषय होगा, कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। अगला इस तरफ, नर्सिंग कॉलेज में जी, जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज गलत आ गए थे, जी ऐसे कॉलेज आ गए थे कि जिनके बाद बच्चों को 5,000 की नौकरियां नहीं मिलती थी। जी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ लोगों की ऐसी दुकानदारियां बन गई थी जिससे बच्चे
बिल्कुल बर्बाद हो रहे थे जी। और मैं अकेला विधानसभा में था जी जिसने उस समय आपत्ति लगा के ये कहा था। ये साहब जी रुकिए ना भाई, उसी का जवाब आ रहा है जी। उसके चर्चा में कि वी आर प्रोड्यूसिंग व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, गिविंग ए सब स्टैंडर्ड एजुकेशन इज क्रिएटिंग ए व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। जी। क्योंकि वो 20 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग कर रहा है किसी भी उससे, और उसे नौकरी नहीं मिले, वो उस वर्थ का नहीं है और उसमें स्टैंडर्ड गिर गया तो उसे सुधार नहीं। ऐसे ही नर्सिंग में कुछ लोगों ने ऐसे कॉलेज खोल लिए जिसपे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि जब तक उनके स्टैंडर्ड ठीक नहीं होंगे तब तक उनकी आप वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के जीवन से खेलने का लाइसेंस किसी भी मैं बीच में सवाल करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का है, तो सकलेजा साहब इसके लिए पार्टी का नहीं है, तो ये सरकार का नहीं है। तो सकलेजा साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और आप बोल रहे हैं कि नर्सिंग के अंतर्गत सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस आ गए, उनके द्वारा गलत तरीके के काम किए गए, तो इसके संदर्भ में किसको दोषी ठहरा गया? किसको सरकार ने कार्रवाई की? करेक्शन हो रहा है उसमें जी, उसमें करेक्शन हो रहा है जी। प्रोसेस है सरकार का। पर आपको इसको लेकर कोई दुख है? ज्यादा लगे या कम लगे? सकलेजा साहब, आपको निजी तौर पर नर्सिंग परीक्षार्थियों के संदर्भ में, नर्सिंग के इन बच्चियों के संदर्भ में कोई दुख या वेदना है कि इनके साथ गलत हो रहा है? देखिए, दो बात बहुत साफ है जी, बहुत स्पष्ट बात है कि इन बच्चों के साथ मेरी सद्भाव है। जी, सद्भाव के साथ जी, पढ़े लिखे बच्चों को ये समझना जरूरी है, जी, ये समझना जरूरी है कि किस कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है, जी, और वो अगर उस स्टैंडर्ड के उसमें होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकारें ढूंढ रही है। जिस वक्त ये चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के दो खड़े एक ये निर्दलीय करवा देते हैं और 4000 से ज्यादा इनका जीत का रेशो रहता नहीं है। एक मेरा ये सवाल है, ये बोलते हैं ना रेशो बढ़ रहा है, 4000 से ज्यादा रेशो नहीं बढ़ता। एक दूसरा सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी नीमच आते हैं दशहरा मैदान में, चुनाव के दौरान घोषणा करके जाते हैं कि मैं कैबिनेट आदि लेकर आ जाऊंगा ये बंगला बगीचा समस्या हल करने को। कैबिनेट कहां है? कैबिनेट के ये मंत्री हैं, आदि क्या चारानी कैबिनेट भी यहां नहीं आती है, कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन मेरा इनसे बहुत नम्र निवेदन है कि जनता नीमच की बंगला बगीचे के नाम पे बहुत परेशान हो चुकी है, उसका निर्णय 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यह मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। बंगला बगीचा के संदर्भ में कोई टिप्पणी आपके द्वारा? ओम प्रकाश जी। देखिए, बंगला बगीचे के जी, तीन राउंड जी, 3 राउंड के डिस्कशन और पॉलिसी बनी जी, उस पॉलिसी में कई हजार लोगों के सॉल्व भी हुए जी, कुछ बचे हुए हैं। उसके फेज 2 में जी, बड़े 5000 और बड़े प्लॉट के बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं देने। नीमच लंबे समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है, 2023 में भी क्या भाजपा का गढ़ रहेगा या दिग्विजय सिंह की मेहनत कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं पैदा कर पाएगी? हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सकलेजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।